नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 16 जनवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। अंत में हम लोग मेंस के कुछ क्वेश्चनों को भी देखेंगे जिससे आप अपने घर पर लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी पीटी के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें, तो आप अभी मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़िएगा। जिनका 70 बीपीएससी का मेंस होगा वो तो पढ़ेंगे ही, और जिनका 71 का होगा वो भी मेंस के लिए ही पढ़िए। अभी आप देखिए, इस एग्ज़ाम में आपको ये समझने में बहुत देर हो जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि इसमें जो रास्ता होता है ना, वो मेंस के थ्रू पीटी तक जाना होता है। पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है बंधुओं, बस प्रैक्टिस अलग अलग होता है। मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव सवालों का अभ्यास करना होता है और प्रीलियम के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सवालों का अभ्यास करना पड़ता है, बस वही स्तर अलग होता है। बाकी सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो तन मन धन से मेंस के लिए टारगेट होकर पढ़िएगा। टारगेट मतलब कि क्या करना होता है, सप्ताह का एक आपके पास में होना चाहिए और पर डे का होना चाहिए कि इस मंडे टू फ्राइडे में या मंडे टू सैटरडे में, एक दिन तो मौज मस्ती के लिए रख ही सकते हैं, मंडे टू सैटरडे में मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट, कितने चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ले लिया। पर डे अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो दोनों को आप 4-4 घंटे दे सकते हैं। 1 घंटा हैंड राइटिंग उत्तर लेखन के लिए दीजिए और 1 घंटा न्यूज़पेपर डिस्कशन के लिए या करेंट अफेयर के लिए मॉर्निंग का रख सकते हैं आप। इस प्रकार से एक रूटीन पर डे का, पर वीक का, पर मंथ का आपके पास अवश्य रूप से होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका भटक जाएगा पूरा सीक्वेंस, उसमें डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। कोचिंग में तो आपके क्लास में ही पूरे दिन चले जाते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर लिया है या कोचिंग नहीं भी किया है, तो एक रूटीन आपके पास में निश्चित तौर पर होना चाहिए। नहीं तो आप क्या पढ़ेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कभी पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरा सवाल आप पूरा जो सब्जेक्ट है वो उलझ के रह जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टारगेटेड 10 टॉपिक का टारगेट बना लीजिए। जैसे बना लिया हिस्ट्री में, एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिटी का, हमने क्या ले लिया कि हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की जो एम लक्ष्मीकांत बुक है या जो भी सोर्स है आपका, उससे मुझे 2 दिन में या 3 दिन में इसको कंप्लीट करना है तो करना है। इस प्रकार का टारगेट होना चाहिए। जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ में उसमें मेंस में क्या सवाल पूछा गया है और प्रीलियम में क्या सवाल पूछा गया, इन दोनों का भी अध्ययन साथ में करना होता है। ये होता है कंप्लीट तैयारी, ये आपको करना चाहिए। रूटीन अवश्य ही रखिएगा, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो उसके बिना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। शुरुआत के 2 मिनट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं। मैसेज का मतलब होता है उम्मीद, तो इसलिए मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बहुत सारे मैसेज पड़े भी हुए हैं, उनका भी मैं धीरे धीरे करके रिप्लाई कर दूँगा। देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 जो है नेवल शिप, जिसको क्या कहा था, INS इंडियन नेवल शिप, राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका पहला नाम है INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागीसीर। वागीसीर जो है प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, ये वागीसीर। इसके बारे में ज़रा हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन की बात की जिसको कहा था सागर पहल, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन ग्रोथ करके, ऐसे ही इसका फुल फॉर्म है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सागर पहल की भी बात की उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ये विस्तारवादी सोच नहीं है। ये जो हमारी नेवल की शिप है, किसको टारगेट किया होगा उन्होंने बोला कि हम जो अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं, हम जो अपने हथियार मजबूत कर रहे हैं या उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, ये विस्तारवादी सोच नहीं है बल्कि डेवलपमेंट का सोच है। उन्होंने बोला कि स्पिरिट जो है इसका वो डेवलपमेंट है, एक्सपेंशनिज्म नहीं है इसका। उन्होंने बोला कि हमारे देश का लक्ष्य जो है वो विकास है, डेवलपमेंट है। हमारे देश का लक्ष्य जो है वो एक्सपेंशन करना, विस्तार करना नहीं है। किसी को डराने धमकाने के लिए हमने हथियारों को नहीं लिया है, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए अपने हथियार हम बढ़ा रहे हैं। ये भी उन्होंने बात की। उन्होंने सागर पहल की भी बात की, तो सागर पहल को, प्रोजेक्ट 75 को और इन तीनों नेवल शिप का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। अगला देखिए क्या है, इजराइल और हमास जो है सीज फायर पर पहुँच गए हैं। सीज
सीज फायर पर पहुंच गए हैं इजराइल और हमास। अब इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर का डील साइन हो गया है। 3 इसमें समझौते रखे गए थे कि जो भी बंधक जीवित हैं अभी तक हमास के पास में, उनको लौटाया जाएगा, जो मृत हो गए तो उनकी डेड बॉडीज़ को लौटाया जाएगा। इस प्रकार के 3 यहाँ पर क्या किए गए हैं, तो समझौते पर साइन किया गया है दोनों के पक्षों के द्वारा। इजराइल तो एक देश है, लेकिन हमास एक छोटा सा संगठन है, हिंसक संगठन है, जो फिलिस्तीन में 2 वर्ग हैं। कौन से वर्ग हैं? एक है आपका हिंसक, जो कौन सा है, तो हमास है, जो हथियारों के बदौलत इजराइल को ख़त्म कर देना चाहता है। ठीक है। तो दूसरा वर्ग जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर चुनाव में हिस्सा लेता है, तो उसको तो नहीं, लेकिन हमास के साथ में भी डील साइन किया किसने? इजराइल ने। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। बस इसका तिथि ध्यान में रखिएगा। और इसमें मध्यस्थता किसने की है? तो कतर ने की है। तो अगर सबसे घटिया सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा आपसे, कतर में ये सब चीज़ें होती हैं। कतर जो है उसके भारत के साथ रिलेशन शानदार है। कल जो मैंने आपको IR का वीडियो बताया था कि जो कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, तो उसमें कतर की भी चर्चा की थी मैंने, वो भी आपको पढ़ना है। एक एक करके देखते चलते हैं टॉपिक को। एक और टॉपिक है जिसका हम लोग अध्ययन किसी दिन डिटेल आर्टिकल के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। न्यूक्लियर डील इन माइंड, US रिमूव कर्ब्स ऑन बार्क एंड 2 अदर। बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, होमी जहांगीर भाभा जैसे लोग जो हैं उन्होंने इसकी नींव रखी थी बहुत पहले। है क्या दरअसल में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसके पश्चात से इन्होंने भारत के कुछ की एटॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट के जो संस्थाएं हैं, जैसे बार्क हो गया, उसके अलावा कौन सा हो गया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च हो गया, और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इन 3 संगठनों को उन्होंने बैन लिस्ट में, रिस्ट्रिक्शन वाले लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन अब चूंकि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि US और भारत का जो परमाणु समझौता हुआ था, परमाणु सिविलियन न्यूक्लियर डील इसको कहा जाता है, सिविलियन न्यूक्लियर डील, यानी कि परमाणु का सिविलियन उपयोग के लिए, आर्म के लिए नहीं, सिविलियन उपयोग के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए हो गया। उसको लेकर हमने एटॉमिक डील साइन की थी अमेरिका के साथ में। आपको पता ही होगा, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसमें सरकार गिरने तक की नौबत आ गई थी, है ना। तो उस समझौते के दौरान उस समझौते से पहले क्या हुआ था, तो भारत के 3 संगठनों को बैन कर दिया गया था। अब उन्हीं को रिस्ट्रिक्शन के लिस्ट से बाहर किया गया और माना जा रहा है कि न्यूक्लियर डील का और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, इसमें कुछ और भी क्लॉज जोड़े जा सकते हैं, इसलिए इसको बाहर किया गया। इन 3 भारत के की रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन सा है, एक बार्क है, एक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, और एक इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है। इन तीनों को रिस्ट्रिक्शन के लिस्ट से यूनाइटेड स्टेट ने बाहर किया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल किसी दिन अलग वीडियो में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग किसको देखेंगे, तो कल जो प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया उसको देखेंगे, प्रोजेक्ट 75 को पढ़ेंगे और सागर पहल को पढ़ेंगे। उसका छोटा सा एक PT फैक्ट होगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर लेंगे। आज कम ही टॉपिक होंगे। देखिए, PIB से मैंने उठाया है, जिसमें क्या कहा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगली पंक्ति के, यानी कि फ्रंट के नौसैनिक जहाज INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर राष्ट्र को समर्पित किया है। तीनों के नाम ध्यान में रखिएगा, तिथि सहित। कौन सा तिथि था, तो भाई 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी को क्या होता है, तो आर्म फोर्स का डे होता है। ये आर्म फोर्सेज जो होते हैं उनका डे होता है, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तिथि ध्यान में रखिएगा। BPSC जिस तरह पे जा रही है, हो सकता है तिथि ही आपसे पूछ ले। तो तीनों का नाम के साथ है, प्रधानमंत्री जी ने किया, ये आप ध्यान में रखिएगा, और तिथि भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए कि कहाँ पर इसको कमीशन किया गया, तो मुंबई में किया गया है। कहाँ पर, तो मुंबई में किया गया है, मुंबई में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। मुंबई में किया गया है, और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 15 जनवरी 2025 ईस्वी को आर्म फोर्स डे के दिवस पर ये चीज़ किया गया। डेट तो आप कभी नहीं भूलेंगे, 15 जनवरी, ये तो कभी नहीं भूलेंगे आप। सागर पहल की उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुनना पड़ता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है आप लोगों को, तो कुछ भी अगर उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की है तो वो मुझे आपको बताना होता है। सागर पहल की उन्होंने बात की, प्रोजेक्ट 75 की उन्होंने बात की। अब ये दोनों आपके PT और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सागर पहल देखिए क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको क्या कहा जाता है, सागर पहल कहा जाता है। यानी कि ये केवल क्या भारत देश के लिए है, नहीं,
भारत देश के द्वारा ये समर्पित मिशन है जो भारत सहित हिंद महासागर के एरिया में जितने भी देश हैं उन सभी को सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। दरअसल में चीनी प्रभाव जो है हिंद महासागर में बढ़ रहा था, तो 2015 में भारत सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया कि केवल न भारत बल्कि भारत के इर्द गिर्द के जो देश हैं समुद्र में जहाँ पर चीन का प्रभाव न बढ़े और हम अपने प्रभाव को फैला सके, वहाँ पर सपोर्ट कर सकें इन देशों को, ताकि बाहरी प्रभाव कोई हिंद महासागर में न आए। इसी उद्देश्य के साथ में छुपा हुआ उद्देश्य होता है। अब इस प्रोजेक्ट में तो चीन का नाम नहीं लिख दिया जाएगा, तो इसे छुपा हुआ उद्देश्य के साथ में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? तो 2015 में। 10 साल हो गए इसको। हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की रणनीतिक पहल है, स्ट्रेटजिक हमारा क्या है, इनिशिएटिव है ये। सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक, इकोनॉमिक व सिक्योरिटी सहयोग को मजबूत करने, उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। इसी के तहत में भारत ने, आपने सुना होगा कि मोजाम्बिक में आपदा जब आया, वहाँ पर चक्रवात भारी, तो वहाँ पर भारत सरकार ने मदद किया। श्रीलंका में कोई संकट आता है तो भारत सरकार मदद करने पहुँच जाती है नेवी को लेकर। जैसे हूती विद्रोहियों ने क्या किया था, तो उस एरिया में बहुत सारे जहाज़ों को अटैक करना शुरू कर दिया था, तो इंडियन नेवी वहाँ पर पहुँच गई थी उनको रोकने के लिए। कई सारे जो समुद्री डाकू होते हैं उनको भी उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन करके मारा है। तो कहाँ पर? तो ये पूरा हिंद महासागर का खेला है इसमें। क्यों है? क्योंकि कोई बाहरी हस्तक्षेप ना कर सके। इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है। जो मैंने अभी आपको बताया ना, हूती बताया चाहे मोजाम्बिक बताया, ये एग्जाम्पल होते हैं। सागर पहल के बारे में अगर आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछूं, मेंस का सवाल मैं पूछूं, मान लीजिए ग्रुप में दूं मैं लिखने के लिए, तो आप उसमें क्या बोलेंगे कि ये कुछ उदाहरण सहित आपको बताना पड़ेगा कि हाल ही में भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इस चीज़ों को रोकने के लिए। हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, इंक्लूसिव, सहयोगी, कोऑपरेटिव और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, देखिए कुछ वर्ड जो आपको इनडायरेक्टली चीन के लिए यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, विस्तारवादी नीति, ये सब शब्द क्या हैं? तो दरअसल में चीन के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। चीन दक्षिणी चीन सागर में यूएन क्लॉज को नहीं मानता है। यूएन क्लॉज क्या है? समुद्र से जुड़ा हुआ वैश्विक कानून है, उसको नहीं मानता है। वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत में दक्षिण चीन सागर को अपना क्षेत्र दिखाता है, अरुणाचल को अपना क्षेत्र दिखा देता है, कभी भूटान के कुछ क्षेत्रों को अपना क्षेत्र दिखा देता है, कभी वो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को अपना क्षेत्र दिखा देता है। तो विस्तारवादी नीति है। तो 2-4 शब्द जो हैं ये इंडिविजुअल तौर पर किसके लिए इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है? तो चीन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौन से हो गए? अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना है आपको, और एक्सपेंशनिज्म की जो फिलॉसफी है उस पर रोक लगाना है। सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियां जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम को ब्लू इकोनॉमी आदि पर शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो भी वो समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट सागरमाला की, तो वो भी यही है, इसी तरह का है। दरअसल में हम अपने समुद्र के आसपास के क्षेत्र जो हैं हिंद महासागर को, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया में एक ही महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा हुआ है, वो है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन उसको कहा जाता है। अब प्रोजेक्ट 75 की हम लोग बात करेंगे, जिसके तहत आईएनएस वागीसीर को उसी के तहत में डेवलप किया गया है। दरअसल में प्रोजेक्ट 75 के तहत में इंडियन नेवी को 6 स्वदेशी रूप से निर्मित क्या मिलने वाला है? तो सबमरीन मिलने वाला था, जिस 6 के नाम के और वीवीवी से है। ठीक है, उन 6 के नाम भी आपको मैं बता दूंगा। दरअसल में देखिए, इंडियन नेवी को इतने सारे सबमरीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हिंद महासागर में हमें अगर अपनी थोड़ा सा विश्लेषण करके भी समझना चाहिए आपको, क्योंकि मेंस में आप रटा चीज़ नहीं लिख सकते हैं, आपको समझ के साथ लिखना। हिंद महासागर क्षेत्र में हमारा रकबा जो है वो 7000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया जो है हमारी समुद्री सीमा का है। उसके साथ साथ 2 बड़े बड़े द्वीप भी हैं। कौन कौन सा है भाई? तो अगर ये भारत है तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर आपका कौन सा है? तो अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चीन को लेकर हमारे चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर उसकी उपस्थिति है, श्रीलंका के हबन टोटा पर उसकी उपस्थिति है, उसके अलावा यहाँ पर जिबूती में उसकी सैन्य उपस्थिति है। जिबूती के अलावा यहाँ पर आपको मलेशिया के आसपास और बांग्लादेश में उसकी उपस्थिति है। लगभग भारत को वो चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसका काट करने के लिए हमने क्या किया? हमने सिंगापुर के साथ में, जहाँ पर मलक्का स्ट्रेट है, उसके साथ में नेवी को लेकर साइन किया कि हमारी नेवी यहाँ पर रह सकती है। चोक पॉइंट हो गया। निकोबार तो हमारा है ही, लक्षद्वीप तो हमारा है ही, अंडमान हमारा है ही। उसके अलावा हमने क्या किया? मालदीव में भी हमारी सैन्य उपस्थिति थी, जो पिछली सरकार के द्वारा, अभी की जो सरकार है उसके द्वारा उनको वापस कर दिया गया।
उसके अलावा हम सेशेल्स में भी द्वीपों पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। सेशेल्स थोड़ा सा नीचे हो गया और डिएगो गार्सिया जो है वहाँ पर अमेरिका उपस्थित है। तो यानी कि ओवरऑल करके हमें क्या करना पड़ेगा, हिंद महासागर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने आर्म्स वगैरह भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए जम के भारत सरकार क्या कर रही है, तो दो बड़े हमारे पास क्या हो गया, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, 2 बड़े क्या हैं, तो जहाज वाहक पानी का जहाज है, जो बड़े बड़े उस पर समुद्री जहाज हैं, जहां पर एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के जो लड़ाकू विमान हैं वो लैंड कर सकते हैं, जिसको कैरियर कहा जाता है। उसके अलावा कई सारे शिप वगैरह का आपने देखा होगा, लोकार्पण किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया। वो इसी पहल का हिस्सा है, क्योंकि हमें अपने देश को न केवल लैंड पर बल्कि समुद्र में भी सुरक्षित करना पड़ेगा। ओके, प्रोजेक्ट 75 इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली से लैस 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है। 2007 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 75 कब से 2007, कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2025 चल रहा है। स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। कब तक चलेगा ये, 2007 से 30 वर्ष कब हो गया, 2037 तक का हो गया। स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के 2017 में प्रख्यापित रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली परियोजना होगी। रणनीतिक साझेदारी मॉडल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, घरेलू निर्माताओं को हाई एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म को उत्पादन करने के लिए, प्रमुख विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति देता है कि आप बाहर से खरीद कर मत लाओ चीज़ें, आप उनके साथ में सहयोग स्थापित करो और देश में निर्माण करो। हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, तभी जाके हम अपने देश को सुरक्षित रह सकते हैं। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत अधिग्रहण, रक्षा हेतु मेक इन इंडिया, विदेशी मूल उपकरण निर्माता के साथ निजी भारतीय फार्मों की भागीदारी को भी संदर्भित करता है। और इसी के तहत में इसको प्रोजेक्ट 75 को कंडक्ट किया गया है, जिससे फ्रांस की कुछ कंपनियां हैं जो साझेदार के रूप में काम कर रही हैं, और उम्मीद ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जर्मन कुछ कंपनियां होंगी जो क्या करेंगी, साझेदार के रूप में काम करेंगी भारत में सबमरीन को डेवलप करने को लेकर। मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। यह प्रौद्योगिकी तीव्र गति से अधिक महत्वपूर्ण अवशोषण की सुविधा प्रदान करने, भारत पनडुब्बी निर्माण के लिए एक स्तरीय क्या है, तो एक इकोसिस्टम बनेगा हमारे पास में। इकोसिस्टम बनेगा तो एक पनडुब्बी के बाद दूसरी पनडुब्बी आसानी से बना सकते हैं, अगर हमें अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो। वही चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, पहले इस क्षेत्र का नाम क्या था, तो एशिया पैसिफिक नाम था, लेकिन भारत का इस क्षेत्र में महत्व देखते हुए दरअसल में अफ्रीका के तट से लेकर प्रशांत महासागर के पूर्वी तट तक के भाग को इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। पहले इसका नाम एशिया पैसिफिक था। मैं IR में पढ़ाऊँगा आपको। BPSC ने एक शानदार सवाल पूछा था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का क्या महत्व है, ये पूछा था BPSC ने मेंस एग्जामिनेशन लॉन्ग फॉर्मेट में। बहुत अच्छा सवाल पूछा था उसने। तो इंडो पैसिफिक एरिया जो है, इसको सिक्योर करने, किससे सिक्योर करना है, किससे खतरा है हमें, तो चीन से ही है। इसको सिक्योर करने के लिए हमने क्या किया है, इस तरह के प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम, जून 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण को योजना को मंजूरी दी, जिससे 2030 तक 24 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करना शामिल था। P75 इंडिया P75 को सफल बनाते, जिसके तहत स्कॉर्पियन वर्ग के कलवरी की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इसी वर्ष मार्च 2021 में, अब तो मार्च कौन सा चल गया है, अब तो जनवरी हम लोग किस में है, तो 2025 में है, INS करंज को कमीशन किया गया। अब तो वागीसीर भी कमीशन कर लिया गया है। वागीसीर, ये सब अलग अलग क्या है, तो पनडुब्बियों के नाम है। करंज नाम है, उसके अलावा कौन सा नाम था एक, तो उसके अलावा एक और नाम था, इसको कलवरी नाम। इसी प्रकार से 6 इसमें पनडुब्बी शामिल हैं, 6 पनडुब्बी शामिल हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत में। 30 वर्ष में लगभग में 24 के करीब में पनडुब्बी बनाना था इसमें। वर्तमान में भारत के पास केवल एक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। INS अरिहंत एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी भी है, जिसे जल्द ही कमीशन किया जाना है। INS चक्र रूस से लीज पर ली गई पनडुब्बी है। अब तो अभी INS सूरत और कौन से 2 हैं, 2 और के नाम भी आपको पता होना चाहिए, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बाघसीर को कमीशन किया गया है। इनको आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया कि क्या पढ़ाया है मैंने अभी? कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा सोचेंगे तो हो जाएगा। आज का अंतिम टॉपिक यही है। पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, बहुत सारे जगहों पर इसको नॉमिनेट किया गया है। शानदार मूवी है, मैंने नहीं देखी है, मैंने बस सुना है। देखना है मुझे इसको जरूर। इसमें मुंबई में रह रही 2 नर्स की कहानी है,
दो नर्स रहती हैं, उनकी कहानी है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया निर्देशक हैं इस फिल्म की। इसको बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित किया गया, बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इससे पहले ये जो फिल्म है ये इसका नाम इसलिए हुआ था क्योंकि 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, पहली फिल्म बनी थी भारतीय जिसने प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है कांस फिल्म में। कांस फ्रांस में होता है, वहाँ पर इसने अवार्ड जीता है। ये पहली फिल्म बनी थी जिसको ये सम्मानजनक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब इसको बाफ्टा के लिए भी और नॉमिनेट किया गया है, जिस बाफ्टा में और भी कुछ मूवियाँ शामिल हैं, जिसमें एक ब्राज़ील की मूवी है, एक जर्मनी की मूवी है और भी कुछ जगहों की मूवियाँ शामिल, लेकिन उसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट भारत की मूवी है जिसको शामिल किया गया है। इसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, शानदार है ये। देखूंगा किसी दिन तो आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की मूवी है। और आज के लिए इतना ही था। मेंस का जरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। कल GS1 के लिए मैंने जो दिया था, GS वाले जो ग्रुप हैं उसमें सवाल दिया था कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। दरअसल में ये 69 BPSC के मेंस का सवाल है, लॉन्ग फॉर्मेट का है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि वर्ड लिमिट होता है क्या। BPSC एग्जामिनेशन में वर्ड लिमिट नहीं है। मैं आपको वर्ड लिमिट में इसलिए बोलता हूँ लिखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेस डिसाइड नहीं कर सकता हूँ ना। अब तो मैं लिख देता हूँ कि 2 पेज 4 पेज इस प्रकार से। दरअसल BPSC मेंस का जो कॉपी होता है, आप देखिएगा नया वाला कॉपी चेक वाला आपको मिल जाएगा कई सारे जगहों पर ऑनलाइन, उसमें दोनों तरफ से स्पेस दिया हुआ रहता है, ठीक है। जगह उसमें कुछ नहीं लिखना होता, इन दोनों हिस्सों में आपको कुछ भी नहीं, एक बिंदु भी नहीं लगाना होता है। ये इवैल्यूएशन के लिए होता है। यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ रहेगा और बीच में फिर काफ़ी कम जगह हो जाता है और इस हिसाब से आपको 2 पेज दिया जाता है। किसके लिए? तो शॉर्ट आंसर के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए। और इसी प्रकार के 4 पेज आपको दिए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 है, 4 के ही थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो आपको लॉन्ग फॉर्मेट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो A4 साइज़ पर जब आप प्रैक्टिस करते दोनों तरफ से चौथाई जगह छोड़िए, बीच में लिखिए और A4 के हिसाब से ये 2 पेज जो होगा वो 1.5 पेज हो जाएगा, क्योंकि BPSC के पेज का साइज़ थोड़ा सा अलग रहता है, 1.5 पेज हो जाएगा। और 4 पेज जो हो जाएगा वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए आपका प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। तो कृपया करके स्पेस में ही प्रैक्टिस करें, मैप वगैरह छोटा बनाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये ना हो कि मुख्य हिस्सा आप लिख ही नहीं पाएँ क्योंकि जगह ही भर जाता है। तो ऐसा नहीं, और कोई भी आपका वर्ड वहाँ पर काउंट नहीं करेगा। बस सवाल के डिमांड को आपको फुलफिल करना है। अगर आप वो 200 वर्ड में कर दे रहे हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, और अगर आप वो 100 वर्ड में कर दे रहे हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये सवाल देखिए क्या है, इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। अब यहाँ पर एक एंड वर्ड जुड़ा हुआ है जिसको इवैल्यूएट कहा जाता है। इवैल्यूएट, रिव्यू और क्रिटिकली एनालिसिस, ये तीनों लगभग में एक ही जैसे शब्द होते हैं। इवैल्यूएट और रिव्यू जो हैं ये तो डिटो सेम ही होते हैं, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता। इसमें आपको दोनों पक्षों को बस लिख देना होता है। क्रिटिकली एनालिसिस में आपको पॉजिटिव पक्ष में थोड़ा कम लिखिए, और जो इसका विपक्ष में होता है पॉइंट, नेगेटिव एस्पेक्ट जो होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना पड़ता है। रिव्यू का मतलब होता है उसके कार्यों को लिखिए फिर उसको क्रिटिसाइज करते जाइए। तो इवैल्यूएट उसमें बोला गया है, सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या बोला गया है, इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। चंपारण नील आंदोलन को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, उसके दोनों पक्षों को स्पष्ट करना है। जहाँ पर पॉजिटिव पक्ष ज़्यादा है, नेगेटिव पक्ष 9 के बराबर में है यहाँ पर। दूसरा है एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लगभग में हर वर्ष ही सवाल रिपीट किया जाता है BPSC मेंस में, हर दूसरे वर्ष आपको दिखेगा कि सेम ही सवाल पूछा गया है, कभी शॉर्ट फॉर्मेट में कभी लॉन्ग फॉर्मेट में, दोनों में पूछा जाता है। तो अब अगला पूछा है प्रभाव। तो प्रभाव जब भी लिखें इंडियन स्ट्रगल पर तो उसको डिटेल में लिखिएगा, कांग्रेस को जोड़कर लिखिएगा, किस प्रकार से इस आंदोलन के बाद देश में आंदोलन का महत्व बढ़ा, किस प्रकार से सत्याग्रह और अहिंसा की नीति को देश ने जाना, किस प्रकार से अंग्रेज पहली बार झुके, किस प्रकार से सामान्य लोगों के इशू को उठाकर कांग्रेस ने आंदोलन किया। इससे पहले कांग्रेस क्या करती थी, तो शहरी वर्ग के मुद्दे को उठाती थी, जैसे सिविल सर्विसेज में एज कम कर दो, जैसे हमें प्रतिनिधित्व दे दो विधानसभाओं में, है ना। जैसे आप क्या कर सकते हो, तो भाई इंडियन ड्रेन वेल्थ थ्योरी क्या था कि शोषण मत करिए, आप शहरी वर्ग का सैनिकों को पेंशन मत दीजिए। सब क्या है, तो बड़े शहरी वर्ग के क्या हैं, इशूज़ हैं। लोकल सामान्य बिल्कुल सबसे गरीब तबका, जब गांधी जी वहाँ पर गए तो उससे ज़्यादा गरीब उन्होंने जीवन में कभी देखा नहीं था, बिहार के चंपारण जो उन्होंने देखा।
उसके इशू को लेकर पहली बार राष्ट्रीय स्तर का क्या हुआ, तो एक आंदोलन हुआ। क्या ये राष्ट्रीय स्तर का था? नहीं था, चंपारण में सीमित था और चंपारण में ही सीमित रह गया। ये इसका डिमेरिट में आप लिख सकते हैं। इसके प्रभाव को लिखना है आपको। कांग्रेस का विस्तार हुआ, सामान्य लोगों के मुद्दे उठाए, ग्रामीण जनसंख्या पहली बार आंदोलन से जुड़ी और जनाधार का विस्तार हुआ आंदोलन का। लोगों को पता चला है किस प्रकार से अंग्रेजों की छोटी छोटी नीतियों के कारण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गांधी को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देश में पहचान मिली। सत्य अहिंसा के जो सत्याग्रह का नीति है वो देश को पता चला कि क्या होता है। तो ये कुछ इसके प्रभाव को लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। कई सारे नेता भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जुझारू नेताओं का जन्म होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर उनका आता है पटल पे भाई। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल जो मैंने दिया था 71 बीपीएससी को लेकर, ये है कि 1991 का आर्थिक सुधारण निजीकरण की नीति को अपनाने के पीछे क्या कारण थे। ये 71 का एनसीईआरटी वाला ग्रुप चल रहा है, जिसमें अभी इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी चल रहा है, काफ़ी पुराना है ये। तो उससे निजीकरण की नीति को अपनाने के पीछे क्या कारण थे, निजीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, जिसमें निजीकरण क्यों शुरू किया गया, क्यों जरूरी था, ये आपको बताना है। प्रभाव क्या पड़ा अर्थव्यवस्था पर, तो थोड़ा सा लिबरल हुआ, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, ऑप्शंस अवेलेबल हुए, चीज़ें सस्ती होनी शुरू हुई, उत्पादन ज़्यादा हुआ, जॉब क्रिएशन हुआ, भारत में निवेश ज़्यादा आए। ये कुछ इसके प्रभाव आप लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये 71 ग्रुप ही है जिसमें पॉलिटी चल रहा है, GS2 चल रहा है, काफ़ी पुराना है ये भी ग्रुप। इससे बिहार पंचायतों के समक्ष मौजूद चुनौतियों की चर्चा कीजिए। हाल ही में बिहार सरकार ने सुधार के लिए कौन से कदम उठाए हैं। पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे पंचायती राज टॉपिक होता है, म्यूनसिपैलिटी टॉपिक होता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते, गवर्नर हो गया, जिसको आपको बिहार स्पेशल के साथ इंक्लूड करके पढ़ना होता है। उसी क्रम मैंने ये सवाल दिया था जहाँ पर आपको लिखना है, सोच कर लिख सकते हैं। आप भी किसी न किसी पंचायत से बिलोंग करते होंगे, बिहार में है तो ग्रामीण परिवेश तो होगा ही, बस इसको सोच करके लिखना है कि कौन कौन सी दिक्कतें देखते हैं आप पंचायत में, कौन कौन से कदम उठाए हैं बिहार सरकार ने, तो उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, बेसिक एनसीईआरटी वाले ग्रुप में मैंने दिया था पारिस्थितिक तंत्र का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है, जो अभी अभी शुरू हुआ है 20 तारीख से एनसीईआरटी। उसमें 9th का ज्योग्राफी अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद से 10th का होगा, फिर 11th का होगा, फिर हम लोग पॉलिटी को शुरू करेंगे। बिल्कुल बच्चों वाले सवाल होते हैं, इसलिए इतना आसान सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। 9th एनसीईआरटी में चैप्टर है, आप उसको पढ़कर इसको लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।